Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन, जिसमें हम करने वाले हैं बैंक एसटी नंबर 31A का डिस्कशन। यानी कि जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, अगर वो सेशन देख रहे हैं तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज हम बैंक एसटी जो आपने अगर 31 नंबर दी है तो उसका हम डिस्कशन एक माइन्यूट सी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कुछ वोकैबुलरीज हैं जो लोगों को टफ लग रही होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है सोल्यूशन हमें मिल जाता है लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है, तो उसी को समझाने के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस में एक सेंटेंस को 3 तरीके से लिखा गया है ना, 3 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो बोथ ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सब्स्टिट्यूट करेगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हालांकि एक सेंटेंस है जिसको 3 तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से तरीके हैं। एनजीओज वर्किंग इन द एरिया वर इशूड अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेइंग दे शुड नॉट हायर रोहिंग्या रेफ्यूजीज। एनजीओ में जो काम करने वाले थे उनको एक स्टेटमेंट जारी किया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ये कहते हुए कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को वो हायर नहीं करेंगे। सेंटेंस में क्या एरर दिख रही है? एग्जैक्ट मीनिंग कौन इसका कन्वे कर रहा है? कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्टली इसको बता रहा है? तो देखेंगे क्या लिखा है। फर्स्ट में, रोहिंग्या रेफ्यूजीज वर नॉट हायर्ड बाय द एनजीओज वर्किंग इन द एरिया। अब देखो ये तो कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली यहीं से रॉन्ग हो गया है ना। हायर्ड बाय जो यहाँ पे लिखा ना, वर नॉट हायर्ड बाय द एनजीओज वर्किंग, तो यहाँ पे वो एनजीओज वर्किंग इन द एरिया वर इशूड, उनको एक स्टेटमेंट दिया गया था कि वो हायर ना करें, है ना। तो यहाँ पे वर नॉट हायर्ड बाय एनजीओज वर्किंग इन द एरिया एज पर द इशूड स्टेटमेंट, है ना। इशूड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा आई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्टली अगर देखें तो गवर्नमेंट इशूड अ स्टेटमेंट, सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू करी, किसको? टू द एनजीओज वर्किंग इन द एरिया, जो एनजीओ वर्किंग एरिया है, और उनको ये सजेस्ट करते हुए कि नॉट टू हायर रोहिंग्या रेफ्यूजीज। काफी हद तक ये मीनिंग करेक्ट दे रहा है, तो हम बी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है एनजीओज वर्किंग इन द एरिया डिड नॉट हायर। अब यहाँ पे उन्होंने हायर नहीं किया, जबकि वो बोल रहे हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी, उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा था कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को इन द वेक ऑफ स्टेटमेंट इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्चुअली हिल रहा है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट मीनिंग से इसको कन्वे कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क करेंगे हम अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली बी विड बी दी करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 27, एट द कैंप में रूमर हैज स्वर्ल्ड इन रीसेंट डेज। स्वर्ल्ड मतलब घूम रही थी, सर्कलिंग जैसे नहीं होती है, रूमर वैसे भी फैलती है। इन रीसेंट डेज दैट एड विल बी कट ऑफ। एड विल बी, एड मतलब हेल्प, एंड कंडीशंस विल गेट वर्स, और कंडीशंस क्या हो जाएंगी? और भी बदतर हो जाएंगी। सो इट इज बेटर टू साइन अप फॉर रीलोकेशन टू भसनचार। तो मतलब ये बेटर रहेगा, तो क्या करेंगे कि वो भसनचार के लिए क्या हो जाए? रेडी हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि इसको कौन बेटर कन्वे कर रहा है, लिखा है वन शुड बेटर साइन अप फॉर रीलोकेशन, है ना, फॉर रीलोकेशन टू भसनचार एज इन रीसेंट डेज। क्योंकि रीसेंट डेज में क्या हुआ है, ये रूमर फैली हुई है एट द कैंप दैट द एड विल बी कट ऑफ, कि एड हेल्प नहीं मिलेगी और कंडीशंस और बेहतर हो जाएंगी। तो थोड़ा बहुत ये मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ओइंग टू कटिंग ऑफ एड एंड वर्सनिंग ऑफ कंडीशंस एज पर द हियरसे एट द कैंप इन द रीसेंट डेज वन शुड बेटर साइन अप फॉर रिलोकेशन टू भसनचार। सेम एज इट इज वैसे ही उतार दिया है, तो ये भी करेक्ट लग रहा है। देन लिखा है इट इज बेटर टू साइन अप फॉर relocation to Bhasanchar because aid will be cut off and conditions will get worse in the wake of the rumor that has swirled in recent days at the camp। तो यहाँ पे क्या किया है, उस सेंटेंस को बस इधर उधर उलट पलट के लिख दिया है, लेकिन मीनिंग करेक्टली नहीं कन्वे कर पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, जो लास्ट में लिखा है, जो कि आपको शायद ना दिख रहा हो। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो करेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स
जो हिंसा चलती है वुमेन और गर्ल्स के लिए, इफेक्ट्स कम्युनिटीज, वो किसको प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं नुकसान देती है कम्युनिटीज जो अराउंड दी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की जो कम्युनिटीज है, ठीक है। एंड 1 in every 3 वुमेन, हर 3 औरतों में से एक औरत जो है इस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं लाइफ टाइम उसको ये चीज झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, पहला कि कम्युनिटीज अराउंड दी वर्ल्ड आर अफेक्टेड, जो अराउंड दी वर्ल्ड कम्युनिटीज हैं वो किस चीज से प्रभावित है, किस चीज से नुकसान हो रहे हैं, दे आर अफेक्टेड बाय वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, एंड इन द लाइफ टाइम ऑफ 1 out of 3 विल श्योरली एक्सपीरियंस इट, और यहाँ पे 3 में से एक को किसी न किसी को ये चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ती है ना। चलो ये तो करेक्ट बता रहा है। देन यहाँ पे लिखा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स affects their experience in lifetime, क्या जो उनको एक्सपीरियंस कब होगा, जब वायलेंस होगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा। तो ये तो यहाँ पे एकदम गलत चीज ही बता दी, इसके कॉन्ट्रेरी चली गई तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड आर अफेक्टेड बैडली बाय वायलेंस, जो अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी कम्युनिटीज है वो वायलेंस से हो रही है, यानी कि अगेंस्ट 1 in अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स एंड 1 in every 3 वुमेन, हर 3 औरतों में एक औरत कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपीरियंस करती है। तो हमने देखा कि ए और सी जो है वो इसमें कहीं ना कहीं करेक्टली मीनिंग को कन्वे कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी एज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आप 29 में क्या बोला गया है कि व्हाट्स सो पावरफुल अबाउट मेकिंग एन एफर्ट इज दैट इट डज नॉट ओनली शो दैट वी आर प्रिवेंटिंग मैल प्रैक्टिसेस, हम मैल प्रैक्टिसेस, मैल मतलब कोई चीज जो गंदी होती है, बैड होती है, वर्स होती है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव, मतलब उसको रोक लगाना। बट सोसाइटल इम्पैक्ट्स विल ऑल्सो बी सीन इन द नियर फ्यूचर, लेकिन सोसाइटल इम्पैक्ट भी कुछ आगे आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा करेक्टली इस मीनिंग को कन्वे कर रहा है, जो आप एफर्ट करते हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉट ओनली मैल प्रैक्टिसेस आर सीन प्रिवेंटेड, मतलब ना कि सिर्फ ये देखा गया कि मैल प्रैक्टिसेस जो गलत चीजें हो रही हैं उन्हीं को सिर्फ रोका जा रहा है, बट ऑल्सो सोसाइटल इम्पैक्ट विल बी सीन, यानी कि सोसाइटल इम्पैक्ट जो है वो भी देखे जाएंगे नियर फ्यूचर में, थ्रू किसके द्वारा, व्हेन यू मेक एफर्ट विच आर सो पावरफुल अबाउट इट। तो ये तो लग रहा है कि एकदम सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, मेकिंग एन एफर्ट इज वेरी पावरफुल, जो आप एफर्ट करते हो वो ज्यादा पावरफुल है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि पावरफुल, सबसे पावरफुल चीज क्या है, अबाउट मेकिंग, कि आप जो एफर्ट करते हो उस चीज के बारे में सबसे ताकतवर चीज क्या है। तो यहाँ पे तो मीनिंग ही एकदम अलग कर दिया। देन प्रिवेंटिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स बोथ आर वेरी पावरफुल, आप जो मैल प्रैक्टिसेस को रोक रहे हो, जो सोसाइटल इम्पैक्ट्स है वो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे भी मीनिंग को पलट के रख दिया, तो बी और सी कैंसिल हो गए, हमारा आंसर हो गया ओनली ए, जो इसका करेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्लियर एवरीबडी? समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 32 तक, 30, 31, 32, 3 क्वेश्चन यानी आपको इसमें मिलेंगे। एक सेंटेंस है जिसमें एक हाईलाइटेड वर्ड है, बिलो इट उसके 3 वर्ड्स आपको सजेस्ट किए गए है ना, जो इस हाईलाइटेड वर्ड को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, वर्ड रिप्लेसमेंट से, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने लिखा हुआ है फ्रॉम द पोचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यहाँ पे बोलें कि लिखा हुआ है पोचर्स, तो अगर पोचर की मीनिंग आपको नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, तो पोचर्स का मतलब क्या होता है, पोचर्स का मतलब क्या होता है, जब हम पोचर की बात करते हैं, पोच मतलब एक पैन फॉर कुकिंग एग वगैरह जो आप पकाते हो ना, उसके लिए बोलते हैं, है ना, पोचर्स। तो पोचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन एंड रेड टेप इन इंडिया प्रेजेंट आइडल कंडीशंस इन विच टू मेक अ किलिंग, यानी कि पन इंटेंडेड जो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या चीज आपकी करेक्ट होगी, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन या सोलिलोक्वियम। तो ब्यूरोक्रेसी यू ऑल नो और नॉट, ब्यूरोक्रेसी तो सभी को पता होगी ना कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। क्रेसी इज गवर्नमेंट, क्रेसी किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जब क्रेसी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो अगर हम देखें ये बोल्ड वर्ड लिखा है रेड टेप, रेड टेप, वो रेड टेप जो एक्चुअल वाला टेप होता है वो रेड नहीं, यहाँ पे रेड टेप की बात क्या कर रहे हैं, दैट इज एक ऑफिशियल रूल्स ऑफ फॉर्मेलिटीज की जो बात करते हैं, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे नहीं होता है उसके लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है,
आप रेड टेप यानी कि एक एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और यू कैन से दैट अधेयर टू ऑफिशियल रूल्स एंड गवर्नमेंट, है ना, दैट अधेरेंस टू ऑफिशियल रूल्स। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप तो सेम हो गया। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, कहते हैं ना शी इज डिप्लोमैट, है ना, वो चीजों को अदल बदल के बोलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन मतलब किसी का ऐसा बर्डन जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना, या ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम हो गए। देन सोलिलोक्वियम, अगर ये हम बोले सोलिलोक्वियम का मतलब क्या होता है, यानी कि इट इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, एक्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप में ही बातें करना। तो यहां पे इसको कौन कौन से वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं रेड टेप को, एक तो ब्यूरोक्रेसी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो ए और सी दोनों रिप्लेस कर सकते हैं। तो मार्क कर देंगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ ए एंड सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। क्रिश्चियन चर्चेस, जो क्रिश्चियन चर्चेस होते हैं ना, वर समटाइम्स बिल्ट ऑन लैंड, मतलब कौन सी लैंड में बनाए गए थे, कंसीडर टू बी अ पर्टिकुलरली, जिसको होली स्पॉट मतलब एक पूजा स्थल माना जाता था। परहैप्स व्हेन अ मिरेकल एक चमत्कार, और मार्टियरडोम, है ना। तो मार्टियरडोम क्या होता है, दैट इज यू नो टॉर्चर, एक किससे रिलेटेड होता है, टॉर्चर, और यू कैन से डेथ से रिलेटेड होता है मार्टियरडोम, ठीक है। वॉज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस और वेयर अ होली पर्सन वॉज बरीड, जहां पे उस आस्तिक जो होली पर्सन था, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता था, उसको वहीं पे दफनाया गया था, बरीड किया गया था। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए रिनंसिएशन, एपोस्टेसी, एगनी और टॉर्मेंट। करेक्ट ऑप्शन आपने क्या मार्क किया है, जिन्होंने दे दिया होगा आंसर, है ना, तो वो वहां पे इसको कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सिनोनिम ही आएगा। तो अगर हम एगनी और टॉर्मेंट की बात करें, अगर हम एगनी और टॉर्मेंट की बात करें, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम है, यानी कि टॉर्चर और डेथ से रिलेटेड है, सिनोनिम्स है। एगनी मतलब भी वही होता है, टॉर्चर या सफरिंग जो होती है ना, आप जब सफर करते हो किसी चीज से, है ना, तो उसे हम बोलते हैं। अगर हम एपोस्टेसी की बात करें, अगर एपोस्टेसी है तो एक ये रिनंसिएशन को ही बोलते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, रिनंसिएशन को ही बोलते हैं। तो ये रिनंसिएशन कहोगे मैम क्या होगा, तो जो एक पॉलिटिकल बिलीफ होता है, रिलीजियस बिलीफ जो होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीजियस बिलीफ, और पॉलिटिकल बिलीफ जो होता है वो होता है रिनंसिएशन या एपोस्टेसी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सी एंड डी, जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें, द कैथोलिक चर्च हैज कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस, जो कैथोलिक चर्च होते हैं उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, क्या, बाय प्लेसिंग इन द अल्टर ऑफ ईच चर्च व्हेन इट इज consecrated फॉर यूज। नाउ व्हाट इज दिस consecrated, एक तरीके से किसी चर्च या लैंड के लिए ये वर्ड यूज होता है, फॉर अ चर्च या ऑफ अ चर्च और लैंड दैट हैविंग बीन मेड, है ना, या डिक्लेयर किया गया हो कोई चीज दैट इज सेक्रेड, है ना, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड सेक्रेड, मतलब ये क्या है, ऐसा स्थान है जहां पे पूजा पाठ होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन इसको रिप्लेस करेगा, बोनाफाइड, हैलोड, सैंक्टिफाइड या विलिफाइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें बोनाफाइड मतलब क्या होता है, दैट इज ऑथेंटिक, जो चीज एकदम ट्रू है, रियल है, ऑथेंटिक है, रियल है। हैलोड क्या होता है, अगर हम हैलो की बात करें तो व्हाट इज दिस हैलोड, हैलोड इसका क्या है, कॉन्सिक्रेटेड, मतलब जिसको हम सेक्रेड बोलते हैं, जो पूजा स्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हैलोड। और सैंक्टिफाइड भी इसका क्या है, सिनोनिम है। ये सब क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे के। तो बी और सी तो इसमें हो सकते हैं। अगर हम विलीफाई बोले तो विलीफाई का मतलब होता है आप किसी चीज को बहुत डिस्पैरेजिंग मैनर में लिखते हो, राइट इन डिस्पैरेजिंग मैनर। व्हाट इज दिस डिस्पैरेजिंग मैनर, आप लोगों ने वोकैब पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि बहुत ही जो नेगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, है ना, जो कुछ अब्यूजिव वर्ड्स लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पैरेजिंग मैनर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका क्या, कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सी एंड डी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 33 से 35 आपका जो जाएगा यहाँ पे वो क्या होगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन एंड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एक सेंटेंस दिया हुआ है
जिसको 5 पार्ट्स में यानी कि भाग में 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, आपको वो पार्ट चूज करना है जो कॉन्टेक्चुअली क्या है, ऑड है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑड है। ये सेंटेंस है। अब ऑड पार्ट इसमें से आपको क्या करना है, हटाना है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोफाइल शॉप लिफ्टर्स, जो शॉप लिफ्टर्स होते हैं उनको इम्पॉसिबल हो जाता है कहीं भी शॉप लिफ्टर्स को हटाना। द क्राइम ट्रांजेंट, जो क्राइम होता है ट्रांजेंट किसको, जेंडर, एज एंड ऑल सोशियो डेमोग्राफिक स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब जो डेटा होता है, एंड अबाउट 1 in 11 पीपल। और कभी भी आप अगर सर्वे देखो तो यहाँ पे जो बताया गया है कि 11 में से 1 लोग ऐसे होते हैं जो इस क्राइम को करते हैं। विद मेनी पॉजिटिव मेजर्स, बहुत सारे पॉजिटिव मेजर्स के साथ, ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। एविडेंस सजेस्ट द रिच एक्चुअली डू स्टील मोर देन दी पुअर। जो रियल होती है वो वही चुराते हैं। अभी बात बताओ, यहाँ पे शॉपलिफ्टर्स की चोरी के बारे में, क्राइम के बारे में बात हो रही थी, है ना, तो फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, एंड अबाउट 1 in 11 पीपल कमिट इट, 1 in 11 पीपल कमिट इट, ये ऑड है। या फिर ये लिखा है विद मेनी पॉजिटिव मेजर्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये चीज तो सही है कि जो क्राइम ट्रांजेंट्स की बात करें, चाहे वो जेंडर हो, एज हो, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 11 में से 1 लोग करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन डी, ये मेंटल और फिजिकल वेलबींग की क्या बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑड हो गया ना, तो मार्क कर देंगे हम अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी, विच इज दी ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये जरूरी होता है ये मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना या मिनिमाइज करना, एक्सपोजर टू एजेंट्स दैट स्ट्रिप द स्किन ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल्स। जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनकी स्ट्रिप निकाल देते हैं, उसकी स्किन निकाल देते हैं। वाटर, स्पेशली हॉट वाटर, ड्राइज द स्किन। आप गर्म और बहुत गर्म पानी अगर लगाते हो तो वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। सो मेक श्योर, आप ये श्योर करें कि आप क्या यूज करें, हायर लेवल्स ऑफ विटामिन डी टू बेटर सोशल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस को अच्छा बेटर करने के लिए। वार्म और ल्यूक वार्म वाटर फॉर बाथ्स एंड शावर्स एज वेल एज वॉशिंग योर हैंड्स एंड डूइंग द डिशेस। एक बात बताओ, सोशल रिलेशंस कहां से आ गया स्किन रूटीन में? यहाँ पे तो बात चल रही है स्किन रूटीन की कि आपको चेहरे पे क्या लगाना चाहिए, किस तरीके का लगाना चाहिए। तो सोशल रिलेशन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी कि ऑड वन कौन सा हो गया, सी। तो मार्क कर देंगे चुपचाप से ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड पार्ट बन जाएगा कि सोशल रिलेशंस की कोई बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। स्पेंडिंग टाइम इन एंड अराउंड aquatic environments has happened in the past, only choosing to reveal itself now has consistently been shown to lead to significantly higher benefits, यानी कि higher benefits मिले in inducing positive mood and reducing negative mood and stress than green space does। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्या लगता है आपको कौन सा ऑड है? तो जब आप पढ़ोगे इसको, क्या लिखा है, स्पेंडिंग टाइम इन एंड अराउंड एक्वेटिक एनवायरमेंट। एक्वेटिक मतलब जहां पे वाटर काफी बीच होते हैं ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। हैज हैपेंड इन द पास्ट, ओनली चूजिंग टू रिवील इटसेल्फ नाउ। ये हो चुका है पास्ट में, ये खाली ये चूज करना है कि कैसे उस चीज को रिवील करें, अपने आप को कैसे रिवील करें। तो ये क्या थोड़ा अटपटा नहीं लगा? तो यहाँ पे क्या है, एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में अगर आप समय बिताते हैं तो हैज कंसिस्टेंटली बीइंग शोन टू लीड टू सिग्निफिकेंटली हायर बेनिफिट्स इन इंड्यूसिंग पॉजिटिव मूड। आपका एक अच्छा मूड रहता है और नेगेटिव मूड को कहीं ना कहीं कम करता है देन ग्रीन स्पेस डस। तो आपके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे अगर करेक्ट जो आपका होगा, जो ऑड वन है, दैट इज बी। ये बिल्कुल यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि ओनली चूजिंग टू रिवील इटसेल्फ नाउ, है ना, जो नेचर के बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? चलो भाई, अब आती है पैसेज की बारी। और आज के ये जो स्पीड टेस्ट है इसमें आपको मोस्टली 2 पैसेजेस मिले हैं, बट इजी है, तो इसको हम रीड आउट कर सकते हैं। राइट एवरीवन? So now we are moving further with the reading comprehension। तो पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे एक स्ट्रैटेजी अपना लो, अगर आपका पैसेज
स्टोरी टाइप है तो आप पहले पैसेज बाद में क्वेश्चंस में जाओ। लेकिन अगर आपका पैसेज स्टोरी टाइप नहीं है देन यू शुड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि कभी कभी पैसेज पढ़ने में अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंक्चुरी, सैंक्चुरी जैसे सैंक्चुरीज आप जानते होंगे, जब बर्ड सेंचुरी होती है ना, तो ये वर्ड्स आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो वैसे ही आपका ये जो सैंक्चुरी वर्ड होता है ये कुछ इसी से ही लिया गया है। बर्ड सेंचुरी या कोई भी सेंचुरी हो जाए, दैट इज रेफ्यूजी और एक सेफ्टी फ्रॉम परसूट हम जिसे बोलते हैं, एज अ नाउन देखें। और वैसे अगर हम देखें तो सेंचुरी का मतलब होता है एक नेचर रिजर्व, है ना, क्या होता है, नेचर रिजर्व। ठीक, इज अ वर्ड किससे डिराइव किया गया, फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड क्या है, सेंचुरियम, which is like most words ending in sanctuarium। मतलब जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स एंड होते नहीं है मोनेटोरियम और इस तरीके से, तो सेंचुरियम वैसे ही हो गया। सो अ कंटेनर फॉर कीपिंग समथिंग इन दिस केस होली थिंग्स और परहैप्स चेरिश्ड पीपल, है ना, सैंक्टी और सैंक्टी, है ना। तो यहाँ पे चेरिश्ड पीपल जो होते हैं वो उनको इस तरीके से भी ग्रीक वर्ड्स में ले लेते हैं। सो सैंक्चुरी का मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग, इस मीनिंग को इतना बढ़ाया क्यों गया, वॉज एक्सटेंडेड टू प्लेसेस ऑफ होलीनेस और सेफ्टी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, जैसा अभी मैंने सबसे पहले बोला था। इन पर्टिकुलर, अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो द होल डिमार्केटेड एरिया, अगर हम यहाँ पे देखें पर्टिकुलरली तो वो क्या है, होल डिमार्केटेड एरिया है। व्हाट इज दिस डिमार्केटेड, अगर हम डिमार्केटेड की बात करते हैं तो डिमार्केट मतलब दैट सेट्स द बाउंड्रीज, है ना, लिमिट्स की जो बात करता है ना। यहाँ पे लिमिटेड एरिया की बात कर रहा है, डिमार्केटेड मतलब लिमिटेड एरिया, है ना। ऑफन मेनी एकर्स, बहुत सारे एकर्स की बात करें, सराउंडिंग अ ग्रीक और रोमन टेम्पल, जिसमें ग्रीक और रोमन टेम्पल दोनों ही आते हैं। दो ओरिजिनल टर्म्स ऑफ दीज आर टेमेनोस, इनके जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, टेमेनोस इन ग्रीक टेम्पल्स को, एंड फैनम इन लैटिन, लैटिन में क्या बोलते हैं, फैनम। बट बोथ मे बी ट्रांसलेटेड एज सेंचुरी, लेकिन दोनों को ही क्या बोला जा सकता है, सेंचुरी बोला जा सकता है। और ये सिमिलर यूसेज होता है, मे बी समटाइम्स फाउंड डिस्क्राइबिंग सेक्रेड एरियाज इन अदर रिलीजन्स। हर धर्म में, अलग अलग धर्म में इनको सेक्रेड एरियाज, अलग अलग सेक्रेड मतलब नाम नहीं दे जाते हैं धर्म स्थल के, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बोले। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैसेज में बेसिकली सैंक्चुरी को डिराइव कहाँ से किया गया, सैंक्चुरी के बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। तो अ सैंक्चुरी मे बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर मैन इज पैसिव एंड द रेस्ट ऑफ नेचर एक्टिव। मैन क्या रहता है, एकदम इनएक्टिव सा, और नेचर एकदम एक्टिव रहता है। Till quite recently, nature had her own sanctuaries where man either did not go at all or only as a tool using animal in comparatively small animals। मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो नेचर की अपनी अपनी सेंचुरीज है जहाँ पे मैन इवन ट्राई भी नहीं कर सकता जाने का, एंड ओनली एज अ टूल यूजिंग एनिमल, और कैसे अगर जाने का सोचे भी तो एक टूल यूजिंग एनिमल की तरह होगा, राइट। बट नाउ इन द मशीनरी एज, लेकिन आज के टाइम पे जो मशीनरी एज है, there is no place left where man cannot go। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां इंसान नहीं जा सकता, चांद तक पहुंचा जा रहा है ना। So with overwhelming forces at this command, he can strangle to death। strangle hold मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को पकड़ के रखना। अगर हम strangle की बात करें तो चाहे भले ही उसको डेथ से जूझना पड़ जाए, है ना, सप्रेस हो जाए, एक एक्शन हो जाए या इम्पल्स, एक साउंड बोलते ना, strangle to death all the nobler wildlife in the world today। So tomorrow he certainly will have done so। कल वो ये काम करेगा। ऑथर क्या कह रहा है कि कल वो काम करेगा unless he exercises due foresight and self control in the meantime। जब तक उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं हो जाता। तो दिस देयर इज नॉट दी स्लाइटेस्ट डाउट, मतलब इसमें कोई भी जरा सा भी दोहराए नहीं है, दैट बर्ड्स एंड मैमल्स आर नाउ बीइंग किल्ड ऑफ मच फास्टर देन दे कैन ब्रीड। मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो चिड़िया जो बर्ड्स है, मैमल्स है, उनको इतनी फास्ट पेस में मारा जा रहा है जितना कि पहले नहीं था। उनको ब्रीड करने की बजाय उनको मारा जा रहा है। एंड इट इज ऑलवेज द लार्जेस्ट एंड नोबलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट सफर मोस्ट। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़े अगर उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें फेस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर से खिलवाड़ किया तो नेचर तो आपको वापस देगा ही, है ना। देन द व्हेल्स एंड एलिफेंट्स, लॉयंस एंड ईगल्स गो, द रैट्स एंड फ्लाइज एंड ऑल मीन पैरासाइट्स रिमेन। मतलब ये क्या है, हर चीज खत्म हो जाएगी, चाहे वो एलिफेंट हो, लॉयंस और ईगल्स हो, लेकिन जो रैट्स हैं, फ्लाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं वो रहेंगी बस। सो दिस इज इनएविटेबल इन सर्टेन केसेस, बट इट इज wanton killing ऑफ। अगर हम यहाँ पे देखें
कि क्या लिखा हुआ है कि वेंटन किलिंग ऑफ लिखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस वेंटन? अगर हम वेंटन की बात करते हैं तो वेंटन क्या होता है? एक क्रूअल और वायलेंट एक्शन होता है, वायलेंट, है ना, एक क्रूअल और वायलेंट एक्शन होता है ना, वायलेंट एक्शन मतलब हिंसात्मक, है ना। किलिंग ऑफ दैट आई एम स्पीकिंग ऑफ टुनाइट, मतलब ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। तो सिविलाइज मैन, जो सिविलाइज मैन है, बिगिंस कैसे शुरुआत करते हैं? बाय डिस्ट्रॉइंग द वेरी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ही लर्न्स टू अप्रिशिएट मोस्ट व्हेन ही बिकम्स स्टिल मोर सिविलाइज्ड। वो ज्यादा, जितना ज्यादा वो सिविलाइज होता गया उतना ज्यादा वो चीजों को खत्म करता गया, ठीक है। द ऑब्वियस रेमेडी इज टू बिगिन कंजर्वेशन एट एन अर्लियर स्टेज। तो एक ऑब्वियस रेमेडी है, इन चीजों का सुधार है, वो ये है कि अगर अभी से भी अगर हमने सुधार नहीं किया तो आगे जाके ऑब्वियसली वी हैव टू फेस। सो इट इज इजी एंड बेटर इन एवरी वे बाय एनफोर्सिंग लॉज फॉर क्लोज सीजन, क्योंकि अब सीजन भी देखो अपने आप से बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि गर्मी ना पड़े ज्यादा, लेकिन ये ह्यूमन नेचर ही है जिसने नेचर को ही खराब किया है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या है ये सब? यही तो है। तो गेम प्रिजर्व्स द सेलेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर सर्टेन स्पीशीज एंड सेंचुरीज। तो सेंचुरी समझ में आया? तो यहाँ पे ऑथर ने आगे लास्ट में बोला है कि आई हैव जस्ट डिफाइंड अ सेंचुरी, मतलब उन्होंने एक सेंचुरी को कैसे डिफाइन किया है? एज अ प्लेस वेयर मैन इज पैसिव एंड रेस्ट ऑफ नेचर एक्टिव। नेचर बाकी एक्टिव है और मैन क्या है? पैसिव है। बट दिस जनरल डेफिनेशन इज टू एब्सोल्यूट फॉर एनी स्पेशल केस। लेकिन ये एक जो जनरल डेफिनेशन दी है ना उन्होंने, ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कंप्लीट और एब्सोल्यूट है, किसी भी केस में इसको रख के देख लिया जाए। सो द मेयर फैक्ट दैट मैन हैज टू प्रोटेक्ट अ सेंचुरी does away with his purely passive attitude, अपने passive attitude से कहीं ना कहीं सेंचुरी को बचाना होगा। Then he can be beneficially active by destroying pests and parasites like boat flies or mosquitoes and by finding antidotes for disease like the epidemic which periodically kills off the rabbits and thus starves many of the carnivore to death। मतलब अगर मैन पैसिव रहेगा तो काफी चीजों में बेनिफिशियल साबित होंगी, बेनिफिट मिलेगा, जिससे पेस्ट मरेंगे, मॉस्किटोज जिनकी वजह से काफी ज्यादा बीमारी होती है, तो वो एंटीडोट भी बनेगा। बट एक्सेप्ट इन दिस केसेस, लेकिन इन केसेस को छोड़ करके जहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, हैज प्रूव्ड हिज इंटरवेंशन टू बी बेनिफिशियल द लेस ही अपसेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर। जितना ज्यादा ये सारी चीजों का इंटरवेंशन हुआ है उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं जो नेचर का बैलेंस है उसको हिला के रख दिया है। So the better, even when he tries to be earthly providence, तो चाहे जितना भी वो earthly providence हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑथर, तो पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्हाट डज सेंचुरी इंप्लाई? सेंचुरी क्या इंप्लाई कर रही है? टोटली रॉन्ग, समवॉट आइडियलिस्टिक, अनहेल्पफुल, इंडिफेंसिबल या इम्यूटेबल। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेफिनेशन ऑथर सेंचुरी का मतलब क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ पे आप क्या आंसर करेंगे? लास्ट पैराग्राफ अभी जब हमने पढ़ा तो सेंचुरी में उन्होंने क्या बताया? दैट इज टू एब्सोल्यूट, मतलब एकदम क्या है? एब्सोल्यूट है। तो आइडियलिस्टिक होगी, तो वो एडमिट कर रहे हैं ना कि क्या चीजें होंगी। ऑथर क्या एडमिट कर रहा है कि अब मैन जो है ही इज यूज टू अपसेट द नेचर बैलेंस, है ना, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज इट इज टू आइडियलिस्टिक। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू आइडियलिस्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, समवॉट आइडियलिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? समवॉट आइडियलिस्टिक, क्योंकि हेल्प, अनहेल्पफुल, इंडिफेंसिबल, इम्यूटेबल, ये सभी क्या है? नेगेटिव इन मीनिंग है, तो ये तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, जो ऑथर ने आर्ग्यूमेंट किया कि जो बर्ड फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, उनको डिस्ट्रॉय अगर कर दिया जाएगा देन इट वुड बी अ बेनिफिशियल एक्शन इन मोस्ट वीकेंड बाय ऑल द फॉलोइंग, है ना। मोस्ट वीकेंड में सबसे बेनिफिशियल एक्शन होगा सभी चीजों के लिए। किस चीज को छोड़ करके? किस चीज को छोड़ करके? पैरासाइट्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस। यस, एग्जैक्टली। द एलिमिनेशन ऑफ एनी स्पीशीज कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन द बैलेंस ऑफ नेचर। क्या उनका बैलेंस ऑफ नेचर पे कुछ प्रॉब्लम होगा? ओके। द पेस्ट देमसेल्व्स आर पार्ट ऑफ द फूड चेन, पेस्ट खुद ही एक फूड चेन का पार्ट है। देन दीज इंसेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ये पेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का हिस्सा है? तो यहीं पे आंसर आपका रॉन्ग हो गया कि इस चीज को छोड़ करके बाकी सब चीजों में ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट हुआ है दैट डिस्ट्रॉइंग बर्ड फ्लाइज वुड बी ऑफ बेनिफिशियल एक्शन, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, एज पर योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, जो आपने पैसेज पढ़ा इनमें से क्या चीज है दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज, जो पैसेज से आप इन्फर कर सकते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इन अ साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल में क्या ये एक पार्ट है आर्टिकल का, या इट इज एन एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द मिनट्स ऑफ अ नेचर क्लब, या एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है नेचर क्लब का। तो आप एक चीज देखो, अभी लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो मैन है that the man warns the man, the author जो है वो इंसानों को warn कर रहा है, the author warns the man against what, against his attitude and suggest, और ये suggest कर रहा है author कि you should not create disturbance in ecological system, ecological system को disturb ना करें and should have foresight for his own benefit, और अपने benefit के लिए कभी भी disturb ना करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये कहीं ना कहीं एक आर्टिकल हो गया, एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, स्पीच डिलीवर्ड और एडुकेटेड ऑडियंस या स्पीच डिलीवर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो एक तरीके से स्पीच कोई नहीं दे रहे हैं, एक ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल। अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्ट ऑफ आर्टिकल की अगर बात करें तो ना ये बात यहाँ पे है, ना आर्टिकल का पार्ट है, ना डी की बात है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो एक एडुकेटेड ऑडियंस है उसको समझाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें सेंट्रल आइडिया में होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत हमें किसमें होती है, सेंट्रल आइडिया में। तो यहाँ पे आप सभी को पता है सैंक्चुरी को लेकर के बात कही गई है ना, सैंक्चुरी को लेकर के बात की गई है, इंसान को ऑथर क्या है सजेस्ट ये कर रहा है कि भैया इकोलॉजिकल सिस्टम को तुम डिस्टर्ब ना करो। तो यहाँ पे ऑथर आर्ग्यूज दैट द मैन किल्स बिग एनिमल्स बट सेव्स मॉस्किटोज एंड पैरासाइट्स। नो, मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, सो इज अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ, वो अगेंस्ट है वाइल्ड लाइफ के लिए, विच इज हार्मफुल फॉर हिज सर्वाइवल, जो उसके सर्वाइवल के लिए हार्मफुल है। तो समहाउ ये थोड़ा एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। देन इकोलॉजिकल बैलेंस की अगर हम बात करें, अगर इफ नॉट मेंटेन बाय मैन विल बी हार्मफुल इन लॉन्ग रन, आगे जाकर के कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हानिकारक होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का कि इन द गिवन पैसेज हाउ कैन द टोन ऑफ द ऑथर बी एक्सप्रेस्ड। अब ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाला पैसेज आता है कि आप पैसेज की टोन कैसे पहचानें। डिस्क्रिप्टिव टू एनालिटिकल है, सरकास्टिकली ह्यूमरस है, ऑब्जेक्टिव टू नैरेटिव है, या सरकास्टिकली क्रिटिकल यानी सीवियर है और उसके बाद सजेशन दे रहे हैं, या आयरनिकली सरकास्टिक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल सिचुएशन से ऑथर ने स्टार्ट किया, सैंक्चुरीज यानी रिजर्व को लेकर के बात कही, उसके बाद अगेंस्ट नेचर है ना, और क्रिटिसाइज क्या कर रहा है यहाँ पे ऑथर, ह्यूमन एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करते हुए आगे सजेशन दिया है कि यू शुड नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो कहीं ना कहीं सरकास्टिकली क्रिटिकल है और उसके बाद वो सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो टोन हो जाएगी दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट पैसेज। अब नेक्स्ट पैसेज आपका किससे रिलेटेड है, पॉपुलर गवर्नमेंट और लेजिटिमेट, है ना। जब आप पॉपुलर गवर्नमेंट और लेजिटिमेशन की बात करते हैं, है ना, लेजिटिमेट यानी कि लेजिटेशन की बात करते हैं, तो वहां पे अगर हम देखें तो क्या बात कही जा रही है। तो अगर हम लेजिटिमेट या पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स यू आर कंफर्मिंग द लॉज और रूल्स, इट मीन्स यू आर एबल टू बी डिफेंडेड विद लॉजिक और जस्टिफिकेशन, दैट इज वैलिड, है ना, जो चीजें वैलिड है। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल होता है किसी भी लॉ का, किसी भी कानून का या पॉपुलर गवर्नमेंट का, दैट इज टू से ऑफ गवर्नमेंट whose ऑब्जेक्ट इज द गुड फॉर द पीपल, जिसका ऑब्जेक्ट है लोगों के लिए अच्छा हो, इज टू फॉलो इन एवरीथिंग द जनरल विल, अपनी एक जनरल विल जो होती है उसको फॉलो करें। बट टू फॉलो दिस विल इट इज नेसेसरी टू नो इट, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए ये जरूरी है जानना, एंड अबव ऑल डिस्टिंग्विश इट, मतलब इसके बारे में पहचान कर सके अलग अलग, फ्रॉम द पर्टिकुलर विल बिगिनिंग विद वन सेल्फ, खुद से शुरुआत करें। एंड दिस डिस्टिंक्शन इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, और ये डिस्टिंक्शन करना, ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा कठिन भरा होता है। एंड ओनली द मोस्ट सबलाइम वर्च्यू कैन अफोर्ड सफिशिएंट एलिमिनेशन फॉर इट। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी अपनी जो विल है उसके अकॉर्डिंग चलने की बात कर रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं इसको समराइज सिर्फ कर रही हूँ, in order to will it is necessary to be free or difficult no less great than former arises that of preserving at once the public liberty and the authority of the government. So look into the motives which have induced men once in united by their common needs, मतलब आपकी जो कॉमन नीड्स होती हैं जनरल सोसाइटी में, उससे आप यूनाइटेड हो जाते हैं। आप अपने आप को जब यूनाइट करते हैं, टू यूनाइट देमसेल्व्स स्टिल मोर इंटिमिडेटली बाय मींस ऑफ सिविल सोसाइटीज, सिविल सोसाइटीज के थ्रू आप क्या करेंगे,
यूनाइट करेंगे. सो यू विल फाइंड नो अदर मोटिव, आपको कोई और मोटिव नहीं मिलेगा, दैट ऑफ एश्योरिंग द प्रॉपर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ, लिबर्टी मतलब फ्रीडम हर एक मेंबर की होना बहुत जरूरी है. बट कैन मेन बी फोर्स्ड टू डिफेंड द लिबर्टी ऑफ एनी वन अमंग देम, क्या लेकिन मेन इस चीज के बारे में डिफेंड करेंगे इस चीज को, दैट लिबर्टी, ये जो फ्रीडम है, एनी वन अमंग देम अपने में से, विदाउट ट्रेसपासिंग ऑन दैट ऑफ अदर्स, बिना किसी को पास करे हुए. एंड हाउ दे कैन प्रोवाइड फॉर द पब्लिक नीड्स, और वो पब्लिक नीड्स के बारे में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, विदाउट एलिनिएटिंग द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु आर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट देम, जिनको कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है बिना उनको फोर्स करे. विद वॉट एवर, अगर यहाँ पे बोले विद वॉट एवर सोफिस्ट्री, है ना, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, विदाउट सोफिस्ट्री, विद वॉट एवर सोफिस्ट्री मतलब दैट यू नो जहाँ पे चालाकी की बात होती है. सो दिस मे बी कवर्ड ओवर. इट इज सर्टेन, ये चीज तो निश्चित है, दैट इफ कॉन्स्टेंट कैन बी लेड ऑन माई विल, अगर मेरी विल पे कोई चीज रखी जा रही है, आई एम नो लॉन्गर फ्री, मैं तो फ्री नहीं हूं, एंड दैट आई एम नो लॉन्गर मास्टर ऑफ माई ओन प्रॉपर्टी, और आगे चल के मैं अपनी प्रॉपर्टी का ओनर भी नहीं रहूंगा. इफ एनीवन एल्स कैन ले अ हैंड ऑन इट, अगर किसी ने उसको कब्जा कर लिया, उसके ऊपर हाथ रख दिया. So this difficulty which would have seemed insurmountable, और इस तरीके की जो डिफिकल्टी है वो क्या है आपकी, इनसरमाउंटेबल है. क्या है, इनसरमाउंटेबल. और अगर हम इनसरमाउंटेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज टू ग्रेट टू ओवरकम, मतलब आप ओवरकम करने में थोड़ा सा insurmountable रहेंगे. Have been removed, collect the first by the most sublime of all human institutions, or rather by a divine inspiration. So by what inconceivable art has a means been found of making men free by making them subject? आप इंसान men को क्या करते हो, फ्री करते हो, सब्जेक्ट बना देते हो, of using in the service of the state the properties, the persons and even the life of all its members, even सभी members की life को, उनके persons को, even आप बता रहे ना, without constraining and without consulting them, बिना उनसे consult करे, confining them, confining मतलब किसी को एकदम closed जगह पे रखना, their will by their own admission, अपने admission को करके क्या करता है, उनको confine कर लेना अपनी इच्छा अनुसार, of overcoming their refusal by their consent, और उस consent, उस agreement से क्या करना, उनको overcome करना, and forcing them to punish themselves, और अपने आप को क्या करे, वो punish करे when they act against their own will, और जब वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही पनिश करें. बेसिकली अगर पूरे पैसेज में देखा जाए तो एक चीज बात कर रहे हैं कि द पर्सन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, राइट. सो हाउ कैन इट बी दैट ऑल शुड ओबे, ये कैसे कहा जा सकता है कि सभी को ओबे करना चाहिए, येट नोबडी टेक अपॉन हिम टू कमांड, हालांकि उसके ऊपर क्या है, कोई कमांड नहीं है ना, दैट ऑल शुड सर्व, की किसी को सर्व करो आप, ना कोई मास्टर है जो उसको कहे कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, बट बी द मोर फ्री, बल्कि फ्री हो तुम, एज इन अपेरेंट सब्जेक्शन, ईच लॉसेस नो पार्ट ऑफ हिज लिबर्टी बट माइट बी हर्टफुल टू दैट ऑफ अनदर, लेकिन क्या उसके लिए हर्टफुल हो सकता है. सो ये सभी चीजें क्या है, दीज वंडर्स आर दी वर्क ऑफ लॉ, इट इज टू लॉ अलोन दैट मेन ओ जस्टिस एंड लिबर्टी, ये एक कानून है कि हर इंसान को, मेन जो है यानी कि आदमी जो है, उनकी एक विल है, वो है जस्टिस यानी न्याय और फ्रीडम. इट इज दिस सैल्यूटरी ऑर्गन ऑफ द विल ऑफ ऑल व्हिच एस्टैब्लिशेस इन सिविल राइट. सो द नेचुरल इक्वालिटी, जो नेचुरल एक इक्वालिटी है बिटवीन मेन, उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं. इट इज सेलेशियल वॉइस, एक सेलेशियल वॉइस है विच डिक्टेट्स, ये बताती है कि हर एक नागरिक जो है वो फॉर पब्लिक रीजन और टीचर्स हिम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हिज ओन जजमेंट, कि आप अपने कानून, अपने नियम कानून के अनुसार ही, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करें, एंड नॉट टू बिहेव इनकंसिस्टेंटली विद हिमसेल्फ, और अपने साथ इनकंसिस्टेंट बिहेवियर न करें, है ना. इट इज दिस विद दिस वॉइस अलोन पॉलिटिकल रूल्स शुड स्पीक व्हेन दे कमांड, फॉर नो सूनर डज वन मैन सेटिंग असाइड द लॉ, कानून को साइड में रखे, क्लेम टू सब्जेक्ट अनदर टू हिज प्राइवेट विल, अपने प्राइवेट विल का काम करे, देन ही डिपार्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ, और उसी समय वो क्या होता है, जो सामाजिक चीजें चल रही होती है उनसे बाहर हो जाता है. कई बार ऐसा होता है ये जो सोसाइटी है इसके चक्कर में हम जो नहीं भी करना चाहते वो भी हमें करना पड़ता है, बट आपको यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि नहीं करना है, ठीक है. तो अब आपका क्वेश्चन रहा ये कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द रिपरकशन ऑफ ऑडेशियसली सेटिंग असाइड द लॉ. ऑडेशियसली मतलब एक करेज होता है ना किसी चीज को करने का, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं.
तो व्हाट इज दिस, अगर हम यहाँ बोले इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अगर रिपरकशन की बात करें तो एक कह सकते हैं ना, एक अनइंटेंडेड रिजल्ट की बात करता है ऑफ एनी इवेंट और एक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, द कंसिस्टेंट एनार्की इन द सोसाइटी विल प्रिवेल, द एडेरेंस टू द रूल्स विल ओनली रिमेन एज एन ऑब्लिगेशन, जो आप रूल्स को फॉलो करेंगे वो हमेशा आपके लिए एक बाधा बन के रहेगा, द क्लियर विटनेस ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट एनार्की, एनार्की इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो विल प्रिवेल, यहां से तो कुछ मिलना नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रूल्स के साथ रहेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बाधा रहेगा, और एक जो क्लियर विटनेस है डेविएटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द गुड सोसाइटी, दैट कैन बी सीन। तो बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नेक्स्ट, व्हेन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द पैराडॉक्स रिजॉल्व, है ना, ये जो पैराडॉक्स है ऑथर के अकॉर्डिंग कब ही रिजॉल्व होगा, कब इसका समाधान मिलेगा। पैराडॉक्स जैसे ऑर्थोडॉक्स होता है ना, तो वैसे होता है आपका पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स हम कैसे बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स तो सभी जानते हैं, एक एब्सर्ड और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, जो है ना, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर के उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो व्हेन एन इंडिविजुअल बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द इम्पोज रूल, जो उसके ऊपर रूल्स कानून थोपे गए उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है, या इंडिविजुअल अग्रीज टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ व्हेन इट इज अगेंस्ट हिज बेस्ट इंटरेस्ट, जब उसके बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ होता है तब उसके अकॉर्डिंग वो रूल फॉलो करता है, या फिर व्हेन एन इंडिविजुअल submits to the rule of law and this is at liberty to do anything that does not harm another person, मतलब वो अपनी फ्रीडम के अनुसार काम करता है और वो किसी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, या belongs to a society which guarantees individual liberty at all homes। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट ज्यादा सबसे करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे जो इसको फॉलो करेगा, तो मार्क कर देंगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द ऑथर्स एटीट्यूड, जो ऑथर का एटीट्यूड है लॉ को लेकर के इन दिस पैसेज बेस्ट कन्वेड, किसमें अच्छे से कन्वे किया गया है, रिस्पेक्ट फॉर इट्स इनएलिएनेबल अथॉरिटी, एक्सटोलिंग इट्स इंपॉर्टेंस एज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ इट्स इम्पोजिशन ऑफ द पीपल, या एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स प्रोहिबिशंस, जो उस पर रोक लगाई जा रही है उसको वो एक्सेप्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो देखेंगे जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है उसको क्या कर रहा है, वो एक्सटोल कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर वुड अग्री विद ऑल, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑथर है वो सभी से अग्री करेगा एक चीज को छोड़ करके, वो एक चीज क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन इट्स अथॉरिटी विदाउट अनड्यूली कंप्रोमाइजिंग पर्सनल लिबर्टी, तो इसमें तो अग्री वो कर रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स यूज द लॉ एज देयर गाइड टू करेक्ट लीडरशिप, इसके बारे में यहाँ पे पैसेज में लिखा ही नहीं है कुछ। The law recognizes that all men are capable of recognizing what is in the general interest, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सी पार्ट जो है, नहीं यहाँ पे तो लिखा है पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ पे जो सी पार्ट अगर हम देखें ओनली सी, जो यहाँ पे आपको का ऑथर जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज नहीं कर रहा है, ये आपका सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर ट्रू, इनमें से पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट जो है वो एकदम करेक्ट है। तो गवर्नमेंट विद गुड इंटेंट एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट फॉलो द सेल्फ ओपिनियनेटेड विल, है ना, तो ये तो सेल्फ ओपिनियनेटेड विल का गुड इंटेंट के यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई। ऑल रिजिड कॉन्स्टेंट्स रिगार्डिंग एनीवन्स विल हैव बीन एलिमिनेटेड, किसी की जो इच्छाएं हैं उसको एलिमिनेट कर दी गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2, यहीं पे हमें आंसर मिल गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैसेज। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पे आपको फ्रेजेस बोल्ड में दिए हैं और उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसके जो ऑप्शंस है वो आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करेगा। द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल, कमिटी ने क्या किया, प्रपोजल को अप्रूव कर दिया यानी अग्री कर दिया, ऑफ सेटअप ऑफ द न्यू मेजर पार्ट एट सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल। तो क्या ये फ्रेज करेक्टली यहाँ पे यूज हुआ है? एक बात बताओ, जब कोई चीज को आप सेटअप करते हो, है ना, तो सेटअप ऑफ दी होता है या क्या होता है यहाँ पे? क्योंकि सेटअप का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश करना। सेटअप का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश करना किसी चीज को। तो सेटिंग अप ऑफ, ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन किसको फॉलो करता है? हमेशा जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करता है, इस चीज का याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेटिंग अप।
एक तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो कि ऑफ लगा है यानी प्रीपोजिशन है आपका, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर विल एस्टैब्लिश अ नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर। सेंटर क्या एस्टैब्लिश करेगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, कि कितना आप पानी यूज कर रहे हो, एज एन अथॉरिटी फॉर प्रमोट रेगुलेट एंड कंट्रोलिंग। अगेन देखो यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये किसको फॉलो करेगा? ये प्रेपोजिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है किसको फॉलो करेगा? वर्ब की आईएनजी यानी कि जेरेंड को फॉलो करेगा। प्रमोटिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रमोटिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि एंड के बाद एक और रूल देख सकते हो, एंड के बाद आईएनजी लगा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है एंड के पहले वाले भी आईएनजी होंगे, है ना। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको अगर करेक्टली देखो तो आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते थे। कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया फॉर प्रीपोजिशन लगाए आईएनजी लगा दो या एंड के पहले जैसे वैसे लगा दो। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में चल रहा है, एज एन अथॉरिटी फॉर प्रमोशन रेगुलेशन, यानी एक नाउन की नीड है तो इसको आप नाउन बना सकते हो। नाउन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटिंग रेगुलेटिंग तो लिखा है, कंट्रोलिंग नहीं है, अगर होता तो वो भी करेक्ट हो जाता, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और कंट्रोलिंग के बाद यहाँ ऑफ नहीं आ सकता था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो कंट्रोल ऑफ एफिशिएंट यूज। नेक्स्ट है, स्टेट्स वर टू गो टू एस्टैब्लिश वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर ओवरसीइंग वाटर प्राइसिंग एंड मैंडेटरी वाटर ऑडिट्स। तो स्टेट्स किस चीज के लिए गई थी? दे वर गो टू व्हाट? अगर हम देखेंगे तो वर टू गो टू, अब किसी चीज को आप करने जा रहे हो, फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे किस चीज को डिफाइन कर रहा है? फ्यूचर एक्शन की। तो जब फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे तो ये वर तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो वॉज भी नहीं लगेगा, या तो विल हो जाएगा, और फ्यूचर एक्शन में आपका विल हैड तो लग ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हैव टू एस्टैब्लिश। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद फंडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब हेल्प, फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक द मिनिस्ट्री विल इनिशिएट अ नेशनल वाटर, मिनिस्ट्री क्या करेगी? नेशनल वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट सपोर्ट प्रोग्राम चलाएगी, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एक्शंस। तो विद फंडिंग, विद प्रीपोजिशन है, फंडिंग करेक्ट यूज हुआ है, एंड टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंस अगर उनको मिल जाता है तो ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो मार्क कर देंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड। स्पीड टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से देखिए इसको। द रैपिड मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी आइस दैट रीच्ड न्यू लोज, रीच्ड न्यू लोज की बात कर रहा है। न्यू लोज मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर हैज कॉज्ड नेशंस टू इंक्रीज इंटेंस इंटरेस्ट इन द रीजन, रीजन में अपना इंटेंस इंटरेस्ट दिखाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ना, फ्रेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रीच्ड न्यू लोज, है ना, यहाँ पे कई लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा अगर हम कहें, ठीक है। तो रीच्ड न्यू लोज का मतलब क्या होगा? रीच्ड न्यू लोज का मतलब होता है कि आप एक अलग अलग कहते हैं ना उसमें पहुंच चुके हैं, एक कह सकते हैं कि डेटेरिएशन जैसे हम बोलते हैं, तो वो होता है रीच न्यू लोज। तो यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि ये एकदम करेक्टली दिया हुआ है। सो आप लोगों के लिए ये था सोल्यूशन, जिसको आप लोगों ने काफी अच्छे से किया है, और इसी तरीके से हर संडे हम आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे एसटी डिस्कशन के साथ, एसटी डिस्कशन के साथ हम यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.